गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग जेएनवी भावनगर। हाँ, तो बेटा हम लोग ना लास्ट क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एनुअल फिजियोलॉजी का चैप्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और बीच में मैं आपको फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन भी करवाऊंगी, क्योंकि विनय सर ने कहा था सैटरडे एंड संडे वो खत्म करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर वो कितनी हद तक कैसे हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। ठीक है, तो 2 क्लासेस मैं रेस्पिरेशन, 2 क्लासेस फोटोसिंथेसिस के लिए रखूंगी, वो भी करूंगी। ठीक है, तो एक क्लास में अभी आपको पता है कल से आपको फिर क्लास नहीं है, 23rd के बाद होगा, तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसके बाद ही मैं ले सकती हूँ रिविजन क्लासेस। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर आज की क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, एंड देन यहाँ पे ना यूजुअली थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों को, वो मैं पूरे सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा वीडियो टर्न ऑफ रहेगा क्योंकि मैंने बताया ना बहुत ज्यादा बारिश है, कल भी थी आज भी है, तो इंटरनेट का थोड़ा ग्लिचेस है यहाँ पे, तो प्लीज ओके। तो आप अफेंड मत हो जाना कि मैडम ने वीडियो को ऑन नहीं किया। ओके, चलो। एंड हाँ, मैसेज करते रहना चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हो मेरी क्लास को। ठीक है, चलो। तो बेटा when we talk about breathing and exchange of gases, you must know the difference between respiration and breathing. ओके, तो ब्रीदिंग क्या है बेटा? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो हमको बिल्कुल चाहिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करने के लिए, मेटाबॉलिकल, फिजियोलॉजिकल, एंड जो हमारे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको बाहर फेंकने के लिए भी हमको ब्रीदिंग जरूरी है। तो ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सलेशन दोनों चीजों का जोड़ रहता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ना बेटा बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, बट मेनली हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को, जो आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, देन आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ कोई भी सब्सटेंस होगा या न्यूट्रिएंट होगा लिविंग टिश्यूज के अंदर, तो इससे बहुत ज्यादा हमको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो एटीपी हमको बायोलॉजिकल काम करने के लिए जरूरी है। जैसे कुछ भी काम हो बेटा, प्लांट का रेस्पायर करना, ओके, प्लांट का ट्रांसपायर करना, ओके, एब्जॉर्ब करना, कुछ भी हो प्लांट में काम, उसके लिए एटीपी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम, ब्रीदिंग मीन्स इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व है? लंग्स है। यही बात अगर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की कहूँ, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी in the form of ATP. It is a biochemical process to release energy and it is happening in the cellular level. Okay, ये बेटा अब मैं आपको रेस्पिरेशन में बताऊंगी, सेलुलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं। तो यूजुअली जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं या स्पॉन्जेस हैं, सिलेट्रेट्स हो या फ्लैटवर्म्स हो, तो वहां पे रेस्पिरेशन होती है उनके बॉडी सरफेस से। मतलब इनके पास कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, सिर्फ बॉडी सरफेस है, वही बेटा रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आप देख लो एम्फिबियंस में, अर्थवर्म्स में, तो वहां पे क्या होता है? इनके पास स्किन होती है, या फिर आप कह लो स्किन के ऊपर एक मॉइस्ट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। तो उस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। यूजुअली वो अर्थवर्म्स में, एम्फिबियंस में होती है। अगर आपने बाय मिस्टेक एम्फिबियन को टच किया होगा तो आपने फील किया होगा वो बहुत स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड मॉइस्ट होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल विच इज अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ट्रेकियल ट्यूब्स आप देखोगे इंसेक्ट्स में, स्पाइडर में, मिलिपिड हो गया, सेंटिपीड हो गया, तो यहाँ सब आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, आगे आप देखोगे फिशेस में, टैडपोल्स एंड देन प्रॉन्स, तो यहाँ पे गिल्स होते हैं। तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन।
ठीक है। तो इसी तरीके से अब हाइयर वर्टिब्रेट्स में समझ लो, हम मैमल्स हैं वर्टिब्रेट्स, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग है। ओके, तो लंग्स से जो होने वाला रेस्पिरेशन है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जिसे गिल्स में हुआ उसको ब्रैंकियल कह दिया, जिसे लंग्स के थ्रू होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जहां पे भी आपको वर्ड मिले पल्मोनरी, तो समझ लो बेटा दैट इज रिलेटेड विद द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से रिलेटेड है, तो इसीलिए वो पल्मोनरी वर्ड वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। अब जब आप देखते हो एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक मिलता है एयर पैसेज या फिर एयर ट्रैक्ट, समझ लो, जहां से एयर पास होती है। दूसरा एक मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज पेयर्ड लंग्स। ओके, पेयर्ड मतलब दो लंग्स, हमारे पास दो लंग्स हैं। ठीक है, तो अब बेटा ये, चलो ये, अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो तुम क्या देख सकते हो, तो पहली चीज आपको देखने को मिलेगी बेटा नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स सबसे पहली चीज है। नॉस्ट्रिल से आप आगे चले जाओ तो ये नेसल चेम्बर है या फिर नेसल कैविटी है। ओके, नॉस्ट्रिल से आगे नेसल चेम्बर या फिर कैविटी, उसके नीचे आप जाओगे तो यू विल गेट द कॉमन पैसेज फॉर विंड एंड एयर। ओके, सॉरी, फूड एंड एयर। ओके, फूड एंड विंड के लिए कॉमन पैसेज है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से नीचे चले जाओ तो आपको ट्रेकियल ट्यूब मिलता है। ठीक है, तो वो ट्रेकियल ट्यूब ना, ट्रेकियल ट्यूब से कहाँ से स्टार्ट होता है, एक चीज होती है बेटा ओपनिंग, हम लोग कहते हैं, मतलब ट्रेकिया का या फिर विंड पाइप का ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। ओके, उस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो वो ग्लॉटिस से नीचे चले जाओ तुम तो आपको एक साउंड बॉक्स मिलता है जिसका नाम है लैरिंग्स, और उस लैरिंग्स के नीचे पूरा तुम्हारा ट्रेकियल ट्यूब रहेगा। और ट्रेकिया से नीचे चले जाओगे तो वहां पे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई रहेगा। फिर ब्रोंकाई से नीचे चले जाएंगे तो ब्रोंक्यूल्स रहेंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद एक बलून लाइक सैक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये पूरा एक नेसल का एयर पैसेज है जो नॉस्ट्रिल्स से शुरू होकर एल्वियोलाई तक खत्म होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके विंड पाइप के पीछे वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो फूड पाइप रहेगा। तो फूड पाइप को हम लोग इसोफेगस कहते हैं, उसकी ओपनिंग को भी हम लोग गलेट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहते हैं और विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ऑलराइट, तो अब तुम देख लो, जो हमारा एयर पैसेज है या फिर एयर ट्रैक्ट है, वो नॉस्ट्रिल से शुरू होके कहाँ पे खत्म होगा, वो खत्म होगा बेटा एल्वियोलाई तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो आपने हवा इनहेल की है वो कहाँ से कहाँ तक जाके रीच हो रही है, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल्स, देन इवेंचुअली गोइंग इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है, तो अब इस कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होगा कि फॉरेन पार्टिकल्स का क्लियर करना, मतलब हमारे जो हवा रिस्पायर की है तो उस हवा में माइन्यूट डस्ट हो सकता है, कुछ भी गंदगी हो सकती है, तो उसको रिमूव करना भी काम है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे ट्रेकिया में या फिर नेसल कैविटी में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका नाम है सूडो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, तो वो आपको देखना है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो अगर तुमको क्यूबॉइडल है या कोलमनार है मैम याद रखने में मुश्किल हो रही है, तो तुम एक काम कर लो बेटा, तुम ना सिर्फ इतना याद रखो, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड क्यों बेटा, वहां पे सीलिया प्रेजेंट है, तो यही तो सीलिया है, ये मूव करेगा एंड इवेंचुअली आपका जो डस्ट पार्टिकल्स है हवा के थ्रू अंदर गया है उसको बाहर फेंकेगा। ठीक है, उसको बाहर फेंकेगा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड देन इसके अलावा और क्या करता है हमारा एयर पैसेज, इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब जैसे समझ लिया आपने कोई ठंडे इलाके पे चले गए, अब जब ठंडे जगहों पे जाते हो आप, तो तब हमारी बॉडी इतना गर्म होती है, बॉडी टेम्परेचर, तो उसको ठंडी हवा को जब आप अंदर लेते हो तो वो हवा को गर्म करना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिफाई करता है, मॉइस्चर ऐड करता है, हमारे टेम्परेचर के हिसाब से उसको ढालता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, हमारा कंडक्टिंग पार्ट। आपको प्रिसाइजली मैं कहूं मैम कौन ह्यूमिडिफाई करता है, आप बताइए बेटा। करता है नेसल कॉन्के। नेसल कॉन्के कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, स्पेलिंग देख लो तुम, CONCHAE। ठीक है, तो नेसल कॉन्के कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपके नेसल चेम्बर में प्रेजेंट होगा।
ठीक है, चलो। तो अब ये पूरा एक सीक्वेंस है, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक खत्म होगा। ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज में जाएगा, नेसल पैसेज से नेसल चेम्बर में जाएगा, उसके बाद नेसोफैरिंग्स। अब तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना मैम ये कौन सा नया टाइप का फैरिंग्स है, बेटा फैरिंग्स एक ही है। अब जब हम नोजल चीजों की बात कर रहे हैं, ओके, तो एयर पैसेज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नेसोफैरिंग्स कह रहे हैं बस। ठीक है, तो फैरिंग्स के नीचे जाएगा ये ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ओके, ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रहेगा जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ग्लॉटिस के नीचे जाने के बाद हमको साउंड बॉक्स मिलता है या फिर लैरिंग्स मिलता है। उसके नीचे जाने के बाद पूरा एक ट्रेकिया मिलता है, वो पाइपलाइन होता है। ओके, तो ट्रेकिया के ऊपर बेटा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता वेंट्रल साइड कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सामने वाला पोर्शन है ना, ये वेंट्रल पोर्शन होता है, पीछे वाला पोर्शन डॉर्सल पोर्शन होता है। तो सामने वाले पोर्शन में जब यहाँ पे आप टच करोगे तो आपको रिंग रिंग शेप का स्ट्रक्चर्स दिखेगा। तो वो रिंग शेप के स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, वो नथिंग बट है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। दे आर वेरी मच नीडेड टू प्रोटेक्ट द ट्रेकिया एंड देन ब्रोंकाई। तो आगे जाने के बाद जो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है हमारा ट्रेकिया, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स में भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसके बाद आपको एल्वियोलर डेप्थ मिलेगा एंड देन गोइंग टू द एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये पूरा आपका सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे दिया है वॉइस बॉक्स, जो मैंने बताया ना साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, वो लैरिंग्स को कहते हैं। इट इज कार्टिलेजिनस बॉक्स दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन में ये काम आता है। ठीक है, एंड देन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जब आप खाते हो या खाने को निगलते हो, ठीक है, उस टाइम पे बड़े लोग कहते हैं कि खाते टाइम पे बात मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप खाते हो ना तो आपका एपिग्लॉटिस क्लोज रहता है। ठीक है, क्योंकि स्वॉलो करना है ना, ईसोफेगस में स्वॉलो होता है फूड का, तो एपिग्लॉटिस को क्लोज रखना है, क्योंकि एपिग्लॉटिस जब क्लोज रहेगा तो एंट्री को, खाने की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द लैरिंग्स। ठीक है, वो चीजों के लिए लोग कहते हैं कि खाते टाइम बात मत करो। अब बात कर लोगे तो आप क्या करेगा, तो वहां पे हवा अंदर जाएगी, फिर एपिग्लॉटिस ओपन होगा, आप खा भी रहे हो, तो विंड पाइप में आपका फूड चलेगा और आपको ठसका लग जाएगा, मतलब वो होता है ना एक अलग सी बेचैनी, चोक करना, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, देन जो ट्रेकिया है, मैंने बताया ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, वहां पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जो सी शेप के रिंग्स आप कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा आप ध्यान रख के देखो। एज यू नो अवर लंग्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, हमारे लंग्स पेयर में प्रेजेंट है, मतलब वी हैव राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, अब जो हमारे लंग्स है ना बेटा, अब जो हमारे लंग्स है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में। अब जिन बच्चों को नहीं पता थोरैसिक चेम्बर या थोरैसिक कैविटी क्या होती है, मैं उन बच्चों को बता दूं। बेटा आप ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है, ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे आप देखोगे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे समझ लो ये ऊपर वाला सर्विक्स होता है, उसको हम कहते हैं सर्विकल या फिर सर्विक्स होता है। सर्विक्स से नीचे चले जाओ तुम, वहां पे आपको मिलेगा थोरैक्स रीजन। थोरैक्स के नीचे चले जाओ लंबार मिलेगा, फिर उसके नीचे कॉकिक्स, तो ऐसे करके पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में जो थोरैक्स रीजन है, तो उसके बिल्कुल सामने वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं थोरैसिक चेम्बर। ओके, थोरैसिक चेम्बर या समझ लो तुम थोरैसिक कैविटी। ओके, ये थोरैसिक चेम्बर किसके ऊपर प्रेजेंट है, डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग मैंने बताया। ओके, अब इस थोरैसिक चेम्बर में दो लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट। तो ये जो राइट एंड लेफ्ट का लफड़ा है ना, तुमको प्राइमरी क्लास से तुम पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, जो हमारा राइट है वो डायग्राम का लेफ्ट है और हमारा लेफ्ट डायग्राम का राइट है। ठीक है, चलो, तो अब तुम देख लो इसके राइट में, तो राइट लंग में आप क्या देख रहे हो, देयर आर 3 लोब्स। ओके, वही लेफ्ट लंग में आप देखोगे 2 लोब्स हैं। तो राइट लंग में 3 लोब्स के बीच में यहाँ पे पार्टीशन है, 1 और 2 के बीच वाले पार्टीशन को आप हॉरिजॉन्टल फीचर कह सकते हैं, 2 एंड 3 लोब के पार्टीशन को आप कह सकते हो ऑब्लिक फीचर। ठीक है, एंड देन आप लेफ्ट लंग में आ जाओगे तो 1 एंड 2 लोब्स के बीच वाले पार्टीशन को आप कहते हो ऑब्लिक फीचर।
ठीक है। तो अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो, ओके, थोड़ा पढ़ो, तो क्या देखेगा आपको, जो राइट वाला लंग है ना वो थोड़ा शॉर्टर है कंपैरेटिवली ब्रॉडर है, ओके, शॉर्ट है ब्रॉडर है, ठीक है। तो वही तुम लेफ्ट की बात करो तो ये थोड़ा पतला है लंबा है, ओके, पतला मीन्स स्लेंडर, लंबा लॉन्गर, ठीक है, पतला लंबा है, ठीक है। अब ये जो हमारे लंग्स है ना, तो लंग्स ना दो लेयर्स के बने होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लूरल लेयर्स या फिर प्लूरा, ठीक है। तो प्लूरा में दो लेयर्स हैं, आउटर पेराइटल, इनर विसेरल, ठीक है। तो आउटर पेराइटल और इनर विसेरल के बीच में एक फ्लूइड होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को अवॉइड करती है। जब हम सांस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो तब क्या होता है, तो लंग्स के लेयर्स के बीच में ना वो एक फ्रिक्शन हो जाती है ऐसे, ठीक है, वो रबिंग हो जाती है, डैमेज हो सकता है सेल वॉल्स, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली। चलो, तो नेक्स्ट आप लंग्स कहते हो, तो लंग्स में क्या रहता है, लंग्स में रहता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, ठीक है। एंड एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है, एल्वियोलाई है, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको अभी बताई, तो अभी यहाँ पे मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हूँ। तो रेस्पिरेशन आपके एनसीईआरटी ने दो भागों में डिवाइड की है, एक कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक शुरू होकर खत्म होता है, नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। तो एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, एल्वियोलाई से यू नो एल्वियोलाई से ब्लड में शिफ्ट होगा, ओके, क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होता है एंड देन ब्लड से अगेन टिश्यूज, तो वो सारा एक्सचेंजिंग पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यही चीज बेटा मैंने आपको बताई थी, एयर को पास करता है, कंडक्ट करना मतलब पास करना, एयर को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के लिए हमारे पास म्यूकस है, ठीक है। अपना नोज के अंदर ऐसे उंगली डाल के कभी कभी क्लीन करते हो ना, तो म्यूकस निकलता है, तो वो म्यूकस ना एक्चुअली हमारे एयर को फर्स्ट ट्रैप करता है। उसके बाद आप अंदर चले जाओ तो सिलेटेड सेल्स हैं, वो भी डस्ट को बाहर निकालते हैं थ्रू स्नीज, छींक आती है ना, स्नीजिंग, तो वो बाहर निकलता है डस्ट को, फिर ह्यूमिडिफिकेशन मॉइस्चर ऐड करता है, वार्म करता है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज मैंने आपको बता दी थी। हाँ, ये पूरा पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक ये मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनहलेशन, दूसरा होता है एक्सलेशन। इनहलेशन मतलब हवा को अंदर लेना, एक्सलेशन मतलब हवा को बाहर डालना, ओके। तो अब क्या होता है, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, तुम देखो तीन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रिब्स, दूसरा इंटरकोस्टल मसल, तीसरा डायफ्राम। जिन बच्चों को नहीं पता कि रिब्स कौन से हैं, बेटा आप तुम अपने चेस्ट एरिया पे टच करके देखो, साइड वाइज मतलब साइड वाइज तुम साइड से टच करके देखो, तो वहां पे आपको रिब्स देखने को मिलेंगे, ओके, लाइन 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 बोन्स आपको देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको कहते हैं रिब्स। अब इन रिब्स के बीच में मसल होते हैं, यहाँ पे देख लो तुम, इन रिब्स के बीच में मसल होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। एंड इस थोरैसिक कैविटी के नीचे मैंने आपको बताया डूम शेप का डायफ्राम होता है, जिसके ऊपर तो पूरा थोरैसिक चेम्बर खड़ा होता है, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब जब डॉर्सल साइड में आप देखते हो, ओके, डॉर्सल साइड में आप देखते हो तो रिब्स ना वर्टिब्रल कॉलम से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती हैं। अगर वही तुम वेंट्रली देखोगे, मतलब सामने वाला पार्ट, मैंने आपको बताया ना, ये फ्रंट वाला जो हमारा होता है ना, फेसिंग, फ्रंट फेसिंग, ये वेंट्रल पार्ट होता है। तो यहाँ पे स्टर्नम होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके साइड्स में रिब्स जमे होते हैं, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। तो अब क्या होगा, तुम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो वहां पे इनहेलेशन हो रहा है, तो इनहेलेशन करने के टाइम पे आपको याद होना चाहिए यूएफओ, ओके। तो यूएफओ क्या है, हमारा थोरैसिक चेम्बर क्या कर रहा है, यूएफओ मतलब अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटसाइड, ओके। अब तुम सांस अंदर लो तो तुम देखो, हवा तुमने ली, तुमने तो आपकी थोरैसिक कैविटी ऊपर जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, आउटसाइड जा रही है, दिस इज इनहेलेशन, ठीक है। तो ये रिब्स का काम है। अब क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट शेप का बन गया है, ठीक है। ये देख लो। अब इसको ऑपोजिट तुम एक्सेलेशन में देखो, एक्सेलेशन में क्या हो रहा है, इसका ऑपोजिट, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड होगा, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड होगा, आउटसाइड है तो इनसाइड। तो यूएफओ याद रखो तुम फॉर इनहेलेशन, तो इसका ऑपोजिट तुम लिख लो। तो ये सारी चीजें तुम हवा छोड़ रहे हो तो
डाउनवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड एंड इनसाइड, ठीक है। आपका जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स करके वापस इसके शेप में वापस आ जाता है, दैट इज डूम शेप, ठीक है। तो अब ये आपको नॉर्मली पता चल गया क्या क्या होता है। अब दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म टिका हुआ है। क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा हमेशा याद रखो, एयर मूव्स फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो हवा है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब अगर जब आप इनहलेशन करते हो, आप इनहेल करना चाहते हो, आप हवा बाहर से अंदर लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर कम करना चाहिए, बाहर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तब बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जब प्रेशर कुछ है, ओके, तो प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड देन एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो अब तुम इनहेलेशन कर रहे हो तो क्या करना है? अंदर प्रेशर कम होनी चाहिए, बाहर ज्यादा होनी चाहिए। अब तुम अंदर प्रेशर कम कर रहे हो तो प्रेशर कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने लंग्स के अंदर थोरेसिक कैविटी की बात कर रहे हैं। तो इनहेलेशन के लिए अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर ज्यादा। अंदर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो तुम अब इसका उल्टा करो, अब आपको एक्सहेलेशन करना है, हवा को बाहर छोड़ना है, तो तब आप क्या करोगे? ओके, हमारे अंदर प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए, ओके, लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर प्रेशर कम होना चाहिए, तब एयर मूव करेगा लंग्स से एटमॉस्फेयर को, ठीक है। जब अंदर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें है ना ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में आती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ आ गया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? तो यही चीज मैंने बताया ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन हो गया या फिर इनहेलेशन, दोनों एक ही है। इंस्पिरेशन या इनहेलेशन दोनों एक ही है। हवा को अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब हवा को बाहर छोड़ना, या फिर एक्सहेलेशन, ठीक है। तो यही जो मैंने मैकेनिज्म बताया ना, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए? जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो इंटरकोस्टल मसल्स के दो लेयर्स हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होता है। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो आप या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो तो वहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम में आता है, ठीक है। तो वो काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो अभी जेएनवी भावनगर को आंसर करना है। द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स। ओके, ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स, तो हमारा जो ब्रीदिंग का मूवमेंट है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रीदिंग के मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, ओके, कंट्रीब्यूट नहीं करता? ओके, ऑप्शंस आर लैरिंग्स, रिब्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। यस जेएनवी भावनगर, प्लीज अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। यस टेल मी। आप लोग सुन रहे हो ना मेरी क्लास? आई डोंट नो कि लैरिंग्स, बेटा लैरिंग्स आर द स्ट्रक्चर विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स। ओके, तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? रिब्स हो रहा है, डायफ्राम हो रहा है एंड देन इंटरकोस्टल मसल्स हो रहा है, ठीक है। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ओके, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप? ठीक है, तो विंड पाइप के ओपनिंग को बेटा हम कहते हैं ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, तो एपिग्लॉटिस इज दैट स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ओके, गलेट इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ठीक है। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन, तो लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? थोरैसिक कैविटी में। ओके, थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होती हैं। आप आंसर नहीं कर रहे तो मैं ही आंसर करती जा रही हूँ। बताइए, आप भी आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन, thoracic chamber is formed by the vertebral column, okay, by the sternum, by the ribs,
ऑन द साइड बाय द डूम शेप्ड डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब तुम देख लो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, तो दैट इज डॉर्सल साइड। ओके, स्टर्नम आगे है, दैट इज वेंट्रल साइड। ओके, रिब्स ऐसे साइडवेज में है, तो इसको आप लैटरली लिख सकते हो। ओके, तो लैटरली लिख सकते हो। एंड डी क्या होगा, डायफ्राम जो एकदम नीचे है, जो डूम शेप है, तो ये लोअर रहेगा। ओके, तो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम्स है ना, तो वॉल्यूम्स हम लोग कहते हैं जब एक कंपोनेंट की बात हो रही है, जैसे एक टाइडल वॉल्यूम हो गया या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, तो वहां पे सिर्फ एक कंपोनेंट की बात होती है। जब हम कैपेसिटीज कहते हैं तो दो से ज्यादा कंपोनेंट्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, दो होगा या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स। जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टीवी प्लस आईआरवी दोनों आते हैं, तो दो कंपोनेंट्स हो गए, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल एयर का इंस्पायर करना या एक्सपायर करना। नॉर्मल सांस लिया, टीवी, नॉर्मल एक्सहेल किया, टीवी। ठीक है, तो इनहेल किया 500 ml, एक्सेल किया 500 ml, तो इस नॉर्मली तुम इनहेल करो या फिर एक्सेल करो, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, ये कितना होता है 500 ml पर इंस्पायर या फिर एक्सपायर। ठीक है, तो एक मिनट में 6000 से 8000 ml पर मिनट तक ये होता है। ठीक है, अब होता है बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंटल एयर भी कहते हैं। तो ये क्या है, तो अब आपने नॉर्मल ब्रीद इन किया, नॉर्मल इनहेलेशन, दैट इज टीवी। अब आपने फोर्सफुल ब्रीदिंग की, मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन किया, तो दैट फोर्सफुल intaking of air is called as inspiratory reserve volume. Okay, additional volume of air that can inspire by forceful inspiration. Okay, आपने नॉर्मल किया, नॉर्मल आप कर रहे हो, टीवी हो गया। ओके, अब टीवी के बाद आप कितना फोर्सफुल कर सकते हो, वो आईआरवी है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दैट इज आईआरवी। ठीक है, इसको कहते हैं आईआरवी। तो दूसरा होता है ईआरवी। तो ईआरवी क्या है, इसको कहते हैं हम फोर्सफुली एक्सपायर करना। नॉर्मली तुमने इंस्पायर किया टीवी, ठीक है, टीवी नॉर्मल इंस्पायर किया या फिर एक्सपायर, वो टीवी हो गया। आपने फोर्सफुल इंस्पायर किया, वो आईआरवी। अभी आपने फोर्सफुल एक्सपायर किया, सारी हवा बाहर निकाली, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने क्या किया बेटा, आपने समझो अभी आपने ईआरवी किया, ओके, फोर्सफुल एक्सपायर किया, एंड आपने टीवी भी कर लिया। अब देखो तुम मेरे साथ करो, आप टीवी करो एक्सहलेशन, ओके, नॉर्मल एक्सहलेशन। ओके, नॉर्मल टीवी हुआ, फिर तुम करो फोर्सफुल एक्सहलेशन, कितना हो सकता था उतना इतने एक्सपायर किया। ओके, तो तुमने एक्सपायर किया, नॉर्मल भी फोर्सफुल भी, इतना सब करने के बाद भी आपके एल्वेलाई में कुछ हवा हमेशा बच जाती है आपके लंग्स में, इसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये रेसिडुअल वॉल्यूम तुम्हारे लंग्स से कभी बाहर नहीं जाएगा। ये क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि एल्वेलाई का शेप बना रहे इन द फॉर्म ऑफ बलून शेप। बलून शेप स्ट्रक्चर है ना एल्वेलाई, तो उस शेप में बने रखने के लिए रेसिडुअल वॉल्यूम का होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे एल्वेलाई चिपक जाएंगे एंड उनका फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। आपको पता है एल्वेलाई से ही तो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, है ना। देन व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या है ना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब आपको यहाँ पे देखना है, आपने ना कितनी आप हवा निकाल सकते हो, उसके अलावा कितनी आपके पास प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके, अपने नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद आपके पास कितनी हवा अंदर बच जाती है लंग्स में। ओके, तो इसको आप कैसे कह सकते थे, आप कैसे कह सकते हो, ईआरवी। ओके, ईआरवी इज व्हाट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, जो आप कर सकते थे, आप फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। ठीक है, आपने किया नहीं, बस आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, लेकिन ईआरवी आप कर सकते थे, वो आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते थे लेकिन किए नहीं। ओके, ईआरवी के अलावा आपके पास और हवा बाकी है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम।
ओके, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी एयर हमारे लंग्स में बची है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन और द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तुम मेरे साथ साथ करो तो समझ में आएगा। तुम टीवी करो, ओके, नॉर्मली इनहेल करो, समझो, ओके। तो नॉर्मली इनहेल क्या? टीवी। अब फोर्सफुल इनहेल आईआरवी, फोर्सफुल एक्सहेल ईआरवी। तो टीवी, आईआरवी एंड देन ईआरवी, इसको हम कहते हैं बेटा वाइटल कैपेसिटी। ओके, वाइटल कैपेसिटी समझ में आ रहा है? तो आपने नॉर्मल इनहेल किया, टीवी हो गया, फोर्सफुल इनहेल आईआरवी एंड देन फोर्सफुल एक्सहेल, तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो 3500 ml से लेके 4500 ml तक की होती है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी इज दैट कैपेसिटी बेटा जो आपके रेस्पिरोमीटर में या फिर स्पाइरोमीटर में मेजर की जा सकती है। रेसिडुअल वॉल्यूम कभी भी स्पाइरोमीटर में मेजर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आप उसको ब्रीदिंग में नहीं लाते हो, वो सिर्फ एक ऐसी हवा है जो लंग्स में बस बैठी रहती है। ठीक है, दूसरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अपने नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो आप टोटल अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर ले सकते हो, आपकी कितनी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? आप टीवी कर सकते हो नॉर्मल इंस्पायर एंड आप फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हो आईआरवी। तो आईआरवी प्लस टीवी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हो उसको ईसी कहते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो टीवी नॉर्मल एक्सलेशन किया एंड देन फोर्सफुल एक्सलेशन, तो ये दोनों ही करने का आपके पास कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। आप यहाँ पे आरवी नहीं डाल सकते, आरवी वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, वो बस ऐसी हवा है, बस लंग्स में बैठी रहती है। ठीक है, तो टीवी प्लस ईआरवी इज योर एक्सपायर करने की कैपेसिटी। ठीक है, अब आपकी टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है? ओके, तो टोटल लंग कैपेसिटी में आप सब चीजों को लोगे। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में टीवी, आईआरवी, ईआरवी दोनों आते हैं प्लस आरवी। ठीक है, तो आप वीसी प्लस आरवी भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, इसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये हमारे टोटल लंग्स की कैपेसिटी है, तो इसीलिए हम लोग आरवी को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखने पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंस्पायर किया नॉर्मल, दैट इज टीवी। ओके, नॉर्मल एक्सपायर किया, अगेन टीवी। अब आपने फोर्सफुल इंस्पायर किया यहाँ पे, तो इसको आपने कह दिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायर। ओके, अब आपने क्या किया? फोर्सफुल एक्सपायर किया, उसको आपने कह दिया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे, जो तुम फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते थे लेकिन किया नहीं, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो बाकी है, ये नीचे जो पार्ट है ना, हमारे ब्रीदिंग में नहीं आती। ठीक है, तो ईआरवी प्लस आरवी हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। ओके, मतलब आप नॉर्मल एक्सेल करने के बाद आपके पास एक्सपिरेटरी करने वाली जो कितनी कैपेसिटी है, ओके, एयर आपके लंग्स में कितनी है, उसका मतलब है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ईआरवी प्लस आरवी दोनों ही वो इंडिकेशन में आ जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा तुम देख लो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो टीवी इनहेलेशन एंड आईआरवी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टीवी एक्सलेशन प्लस ईआरवी है, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी टीवी आईआरवी प्लस ईआरवी है, उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी में सारी चीजें आ जाती हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, आपका जो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंकाई, इसको हम लोग डेड स्पेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एयर का पास होता है, एयर का पैसेज है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी साइकिल है उसमें इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है, सबको पता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी या फिर रेस्पिरेटरी रेट या फिर ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स होता है। 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स होता है, एंड इसको रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करने वाला मशीन को हम कहते हैं स्पाइरोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर।
ठीक है। अभी ये जो रेस्पिरोमीटर है ना, ये रेसिडुअल वॉल्यूम एंड देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ब्रीदिंग रेट आपकी बढ़ गई तो इस कंडीशन को आप कह सकते हो टैकिपनोया। ओके, अगर आपकी ब्रीदिंग रेट कम होगी तो आप इसको क्या कंडीशन को नाम दोगे, दैट इज ब्राडिपनिया। ओके, ब्राडिपनोया। ऑलराइट, तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट लीव्स द लंग्स इन ह्यूमन इज मेजर्ड बाय। अच्छा, तो ए का ऑप्शन तुम यहाँ पे दूसरा लगा लो, तुम लगा लो अनेमोमीटर। ओके, अनेमोमीटर लगा लो। So which do you think is the answer for this question? Okay, volume of air that leaves the lungs in humans is measured by, yeah, that is spirometer. Okay, spirometer कह लो, respiratory meter कह लो, respirometer कह लो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। दूसरा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो ब्रीदिंग होती है ना, अब आप कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो, खा रहे हो, क्लास सुन रहे हो, तो आप ना नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, मतलब आपको जहन में रखना नहीं पड़ता, माइंड में रखना नहीं पड़ता कि हाँ भाई मुझे ब्रीथ करना है, मुझे सांस लेना है, छोड़ना है, इतना सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप से हो जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारे ब्रेन में दो ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, पॉन्स वेरोलाई में एक सेंटर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो क्या करता है, आपने इनहेल किया, अब वो एनफ हो गया, तुमने एनफ इनहेल कर लिया, अब इससे ज्यादा तुम इनहेल करोगे तो आपके एल्वेलाई बर्स्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इस इनहेलेशन को रोकने के लिए एक सेंटर है, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, तो इसके नीचे आप देख लो, तो ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में डॉर्सल इंस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल इंस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड। ओके, तो इन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को आपकी एनसीईआरटी ने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कहा है। तो ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये कंट्रोल करता है दोनों इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन को। ओके, और ये जो पॉन्स वेरोलाई का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को। ठीक है, तो कौन सा रेस्पिरेटरी रिदम, दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर, चलो। तो अब आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी में ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयोन्स अगर ज्यादा होंगे तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा। देखो, लोग समझते हैं हम लोग ब्रीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेना चाहते हैं, नहीं, गलत है। ओके, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है द इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ओके, तो क्या है मैम इसका मतलब, तो ऑक्सीजन का रोल बहुत इनसिग्निफिकेंट है ब्रीदिंग में, किसका रोल ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है, तो इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है हमारे टिश्यूज में तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है तो ब्रीदिंग ही नहीं होगी। तो ये कंडीशन कौन सी है, डेथ कंडीशन। ठीक है, तो हमारे टिश्यूज जब मर जाते हैं, सेल्स में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं होते, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा तो ब्रीदिंग ही नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा बेटा, एक मैकेनिकल रेगुलेशन भी है हमारे ब्रीदिंग के लिए, तो वो क्या है यहाँ पे देखते हैं। अब आपने हवा को इनहेलेशन किया, ओके, इनहेल किया, दैट इज इनहेलेशन। अब इनहेलेशन करने के बाद आप यहाँ पे देख लो, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हमारे स्ट्रेच हो जाएंगे। ओके, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गए, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। अब हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के वॉल में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ये मतलब इनफ स्ट्रेच हो गए तो चलो ठीक है, अब ये जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में है, ये ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे। कौन से पार्ट को सिग्नल भेजेंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पार्ट ऑफ द ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे जो पॉन्स वेरोलाई में है। तो वो पार्ट ऑफ द ब्रेन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वापस से मैसेज भेजेगा हमारे लंग्स में ताकि एक्सहेलेशन स्टार्ट हो जाए, इनहेलेशन रुक जाए। ठीक है, एक्सहेलेशन स्टार्ट हो जाए, इनहेलेशन रुक जाए। तो ये क्यों होता है बेटा, इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई।
ठीक है, तो उनकी ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए, तो इसका प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। तो इसका नाम भी है बेटा, इसको कहते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। आपकी एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया बट मैकेनिज्म दिया है, बस मैंने आपको नाम दे दिया, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। ठीक है, चलो। तो अब बेटा हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है ना, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। बिल्कुल एल्वेलाई एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, एंड देन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक जगह हैं जहां पे एक्सचेंज होता है। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे देखो, मैंने अभी जो बताया वो यहाँ पे डायग्राम में मैंने लिखा है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। अब जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो इसमें ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन हमको कहां से कहाँ पे मिलेगी? ओके, तो ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, तुम देख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगी, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटा देगा। इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनना। ठीक है, तो ब्लड टिश्यूज में क्या होगा, वहां पे ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अब वो क्या करेगा, टिश्यूज के साथ गैसेस एक्सचेंज करेगा। तो ऑक्सीजन टिश्यूज को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड बन के लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो अब बेटा आपको पता होना चाहिए, जो हम नॉर्मल एयर कहते हैं तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जब हम कोई भी एक सिंगल कंपोनेंट पढ़ते हैं एयर का, तो उसको हम बेटा इंडिकेट करते हैं एज अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन अ गैस मिक्सचर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब तुम इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये एल्वेलाई है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। अब यहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब इसने गैसेस एक्सचेंज किया एल्वेलाई के साइड में, एंड अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के साइड में आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर वापस से एल्वेलाई के पास जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू के साइड में आप देख लो, ऑक्सीजन क्या था, कम था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, ज्यादा था। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी ने 40-45 तो दिया है, बट इट एक्चुअली रेंजेस, ये रेंज करेगा कि किस टाइप का टिश्यू है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या फंक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से बेटा बहुत ज्यादा वेरी करता है टिश्यू साइड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज दी है। आपके एनसीईआरटी ने तो 40-45 दिया है, मैंने 20 to 40, 45 to 48 दिए हैं। ठीक है, तो अब ये जो गैस एक्सचेंज है, ये बेटा बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। तो गैसेस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन सच फैक्टर्स, जो यहाँ पे लिखा है, एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, या फिर सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और लंग्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर लंग्स कह लो। तो इसको हम लोग अभी एक एक को पढ़ते जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया बेटा, जब भी कोई भी ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो मूव कर रही है, तो वहां पे ग्रेडियंट बनना जरूरी है। ग्रेडियंट मतलब कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसा ग्रेडियंट बनना बहुत जरूरी है, तभी गैसेस एक्सचेंज इजी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट अगर नहीं है तो एक्सचेंज ना पॉसिबल होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एक टेबल ऐसा है जो आपकी एनसीईआरटी ने दी है, इसको आप रट लो, याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लो, अब इन एल्वेलाई में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ओके, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। अब वही तुम कैपिलरीज में देख लो, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, सॉरी कम है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज क्या कर रही है, प्रेशर ग्रेडियंट बना रही है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है देखो तुम, मोर 45 लिखा है यहाँ पे। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब टिश्यू लेवल में, ओके, टिश्यू के साइड में क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम देख लो 45 हो रहा है, देन इन द एल्वुलस, एल्वुलाई में 40 mm ऑफ मर्क्यूरी है, वही टिश्यू साइड में तुम देख लो, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देख लो तुम, वो है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी।
ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है ज्यादा से कम, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है। ठीक है, एंड देन दूसरी चीज आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो प्लीज डू रिमेम्बर कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर सॉल्युबल देन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो प्लाज्मा है ना, ब्लड का प्लाज्मा, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करती है। तो इसीलिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा ना बहुत ज्यादा होता है, नियरली 77% होता है अगर टोटल की बात की जाए तो। ठीक है, प्लाज्मा में वही ऑक्सीजन की प्लाज्मा में सिर्फ 3% होती है। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है ना, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बेटा हम कहते हैं, ओके, गैसियस मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इसमें ये जो मेम्ब्रेन है 3 लेयर्स की बनी होती है। एक स्क्वामस एपिथेलियम इन एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई में अब देख लो स्क्वामस एपिथेलियम है, उसके बाद कैपिलरी का एंडोथेलियम है, कैपिलरी में एंडोथेलियम है, और दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होती है वो। तो ये 3 लेयर्स को मिला के हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, तो इसकी टोटल थिकनेस कितनी है, 0.5 माइक्रोमीटर से भी कम, मतलब उतना तकरीबन होता है। तो मतलब कितना पतला लेयर है ये। और आप मुझे पूछोगे मैम इतना पतला होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इजी गैस का एक्सचेंज होना चाहिए, डिफ्यूजन होना चाहिए, तो डिफ्यूजन इजीली हो, इसीलिए थिकनेस इसकी बहुत कम होती है। ठीक है, चलो तो अब देख लो फोर्थ फैक्टर, तो सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है ना, अगर इसको हम लोग ना कंपेयर करें तो हम लोग टेनिस कोर्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हमारा जो ह्यूमन लंग का सरफेस एरिया है उसको। ठीक है, तो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, बट वो अलग बात है, हमारा ना कॉम्पैक्ट है, टेनिस कोर्ट एकदम फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। Then presence of alveoli increases the surface area of lungs and it increases in the gaseous exchange. ठीक है, then ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, तो नॉर्मल ब्रीदिंग की बात हो रही है तो ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ही होता है जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैस ट्रांसपोर्ट में। ओके बेटा, आपको समझ आ रहा है, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, आई एम गोइंग अ लिटिल बिट फास्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जेएनवी भावनगर, बेटा तुम कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा रिप्लाई करो, कुछ तो बताओ, सो दैट आई कम टू नो कि तुम मेरी क्लास सुन रहे हो। क्वेश्चंस भी मैं खुद ही सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर रहे हैं। आर यू लिसनिंग? से यस, या फिर थम्स अप दो, कुछ भी ऐसा इंडिकेशन। ओके, तो नोबडी सेइंग एनीथिंग, मैं क्या पढ़ाऊं बताओ तुम। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में तुम देख लो, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका ट्रांसपोर्ट हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पे होगा, लंग्स से सारे टिश्यूज तक होगा। क्यों? क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ओके, टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू साइड में ज्यादा होता है, लंग्स में कम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। ओके, या फिर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब देख लो तुम, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन से फॉर्म में हो रहा है, इन द फिजिकल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो एल्वुलर साइड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट की बात करो तो वो 3 फॉर्म्स में होता है, एक कार्बोनिक एसिड, दूसरा बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट्स दोनों ही प्लाज्मा में होते हैं, दूसरा आरबीसी में होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है,
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख लो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 97% ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज थ्रू हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, तो 3% होगा डिजोल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन प्लाज्मा, 20 to 25 टाइम्स मोर इन प्लाज्मा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है इन प्लाज्मा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा, whereas 95% of oxygen is transported by hemoglobin by the formation of oxyhemoglobin। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कौन सा कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो दैट इज 98%। ठीक है, 98% नियरली हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ठीक है, तो अब तुम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 वेज से होता है। ठीक है, एक हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा जो टोटल 77% है ये होता है प्लाज्मा में। क्यों क्यों होगा प्लाज्मा में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन प्लाज्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा है। हीमोग्लोबिन व्हेन इट इज बाइंडेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म हो गया हमारा प्लाज्मा में, दैट इज 7%, एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयोन्स। बहुत जरूरी है, बाइकार्बोनेट आयोन्स के फॉर्म में भी होगा, एंड वो होगा 70%। ओके, 70%। तो अब बेटा एक एम्स का क्वेश्चन था कि बाइकार्बोनेट आयोन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो इन प्लाज्मा तो कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों में सोडियम ना ज्यादा मूव करता है। ओके, ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन ऐसे ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है ना, तो वो इसीलिए सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं या पोटेशियम के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ के प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपको एक्चुअली एक्सचेंज समझना है कि क्या हो रहा है एल्वेलर साइड में या फिर क्या हो रहा है टिश्यू साइड में। तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कैसी है किस किस के साथ। ओके, हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ओके, एंड उसके नेक्स्ट का प्यार करता है कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड उसके नेक्स्ट प्यार करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की ज्यादा बनती नहीं है। ओके, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्यार है। ओके, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम्स मोर अफिनिटी शो करता है हीमोग्लोबिन के साथ। वही मैं बताऊं कि अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 से 300 टाइम्स मोर अफिनिटी शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ये जो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो ये थोड़े चीजें हैं आपको बतानी थी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, ये क्वेश्चन करके हम लोग क्लास को एंड करते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, तो मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो आप यहाँ पे देख लो बेटा, आप यहाँ पे देख लो, विच डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो एपिग्लॉटिस स्टॉप्स फूड फ्रॉम गोइंग डाउन इनटू द लंग्स। ठीक है, तो B1 है तो आप देखते ही बोल दोगे कि B इज द ऑप्शन। तो A3 है, नर्व ट्रैप्स बैक्टीरिया एज वेल एज डस्ट, बिल्कुल। C4 है, ठीक है, फेरिंग्स अलोज एयर टू पास फ्रॉम नोज टू इसोफेगस, हाँ बिल्कुल। ठीक है, एंड देन D2, ओके, लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, प्रोड्यूसेस साउंड। तो इससे आपको क्या पता चल सकता है, हाँ भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इन मैमल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस बाय प्लाज्मा से होगा, आरबीसी से होगा, इसलिए आपका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करो ट्रेकिया से। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट होगा। तो अब तुम देख लो, फैरिंग्स तो बिल्कुल नहीं होगा, फैरिंग्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स, लैरिंग्स में भी नहीं होगा। ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकी, अच्छा टर्शरी मिसिंग है यहाँ पे। ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकी एंड देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ the pneumotaxic center which regulates respiration is located in। ओके, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है वो कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने आपको बताया था ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा पांस विरोलाई। तो पांस विरोलाई में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एल्स यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जेएनवी भावनगर।